हाँ जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन एसआरई 2410 का। अपन ने स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 कंप्लीट किया। उसका नाम क्या था सर? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपन क्या कर रहे हैं सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हैं। इस स्टैंडर्ड में एक वर्ड यूज होता है, क्या है? प्रैक्टिशनर। और वो प्रैक्टिशनर आपके एंटिटी का ऑडिटर नहीं होता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। अभी पढ़ रहे हैं एसआरई 2410। सर तो ये क्या है? ये भी रिव्यू है सर 2410। ये बीच में आई है, आई से याद रखेंगे इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और आई से याद रखेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। तो ये रिव्यू किस चीज का है? इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का है, जो परफॉर्म करेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। सुनो, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे ही लिख दिया है कि वो कौन परफॉर्म करेगा ये रिव्यू? आपका ऑडिटर ही परफॉर्म करेगा। तो जो आपका ऑडिटर है, जो आपका एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, वही बंदा आपके इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करेगा। ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होता है? क्वार्टरली रिजल्ट्स बनते हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट होती है। तो ये जब सबमिट होती है, इसका रिव्यू करवाना होता है। तो सर ये रिव्यू कहाँ पे कवर होगा? एसआरई 2410 में कवर होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। ठीक है, अब सुनो सर, क्या उन कंपनी, जो लिस्टेड कंपनीज के अलावा भी कंपनीज का रिव्यू करवाया जा सकता है? कि हाँ सर, अगर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स डिमांड करें कि इनका रिव्यू हो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो क्या होगा साहब? उनका भी रिव्यू हो सकता है। और वो रिव्यू भी कवर्ड होगा एसआरई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410, जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और जो परफॉर्म करेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। सर ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है सर? ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो प्रेजेंट एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट हुई है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है साहब, अब सुनो मेरी बात। अगर आप रिव्यू करने आए हो, तो यहां पर क्या देखोगे कि ये जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी है ना, ये एफआरएफ के हिसाब से बनी है कि नहीं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी नहीं है। फॉर एग्जांपल इंड एज 34 लगता है अगर, तो इंड एज 34 के हिसाब से ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है साहब। सर ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ये भी, इसमें भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। बट ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये सर कौन से पीरियड की है? शॉर्टर देन दी एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। जो एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर होता है, उससे कम पीरियड की ये होती है, शॉर्टर देन दी एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर। और एग्जाम्पल में इन्होंने कहा जो क्वार्टरली आप बनाते हो, वो है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब आप करने आए हो रिव्यू। रिव्यू करने से पहले एंटिटी की समझ आपको होनी जरूरी है, उसके एनवायरमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की समझ होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, उसका एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, उसका एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो सर आप ये कौन से प्रोसीजर से आप इनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो? पहले रीड करना, जो मोस्ट रिसेंट एनुअल अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है अपने पास, या फिर कंपेरेबल प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर आप Q2 का रिव्यू कर रहे हो, तो पिछले साल के Q2 का अगर कंपेरेबल प्रायर पीरियड का कोई इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको रीड करो। अभी रीड किया, तीन चीज का इंक्वायरी, तीन चीज का कंसीडर करना है। इंक्वायरी करेंगे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है क्या इंटरनल कंट्रोल में, और उसका इफेक्ट क्या है, उस चेंज का इफेक्ट क्या है। फिर दूसरा अपन इंक्वायरी क्या करेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन दी एंटिटीज बिजनेस एक्टिविटीज। क्या एंटिटी ने अपने सर क्या किया? बिजनेस एक्टिविटी चेंज की है, तो उस चेंज का इफेक्ट क्या है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी किससे करते हैं? मैनेजमेंट से करते हैं। सर अभी तीसरी इंक्वायरी क्या है? ये भी इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से ही करेंगे। अबाउट द मैनेजमेंट ने, देखो सुनो, मैनेजमेंट असेसमेंट करता है किसका? रिस्क का। सर मैनेजमेंट असेसमेंट करता है रिस्क का। कौन से रिस्क का? कि ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बनी है, वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। भैया फ्रॉड की वजह से ना ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है। तो इस चीज का असेसमेंट करता है, इस रिस्क का असेसमेंट करता है। कौन असेसमेंट करता है? मैनेजमेंट असेसमेंट करता है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क। कौन सा वाला रिस्क? ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। तो जब ने मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया, तो उसका कुछ रिजल्ट आया होगा, तो उस रिजल्ट के बारे में इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क, जिसकी वजह से इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। रीड किया मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंक्वायर किया कोई सिग्निफिकेंट चेंज है क्या इंटरनल कंट्रोल में, या इफेक्ट है उसका इफेक्ट है क्या कोई चेंज का। इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन दी एंटिटी के ने अपने धंधे, मतलब अपने बिजनेस एक्टिविटीज को ही चेंज किया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क की इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। कंसिडर करना आपको रिजल्ट, इंटरनल ऑडिट अगर परफॉर्म हुई है तो उसका रिजल्ट आप कंसिडर करो रिजल्ट। अगर ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ परफॉर्म हुए तो उसका रिजल्ट भी कंसीडर करो, और मटेरियलिटी को तो कंसीडर करना ही है विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
साहब आपको मैंने पढ़ाया अंडरस्टैंड करना है एंटिटी के उसके एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो रीड करेंगे, इंक्वायर करेंगे 3 बार, कंसीडर करेंगे 3 चीजों को। तो रीड, इंक्वायर और कंसीडर। कंसीडर क्या करना है, अगर इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स हुए हैं तो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म हुई है तो उसका रिजल्ट, अगर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए तो उसका रिजल्ट, और मेटेरियलिटी को कंसीडर करना है विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंक्वायर करना अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इन इंटरनल कंट्रोल हुआ है या फिर उसका कोई इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल कंट्रोल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी, उसको भी क्या करना है, इंक्वायर करना है। और रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया रिस्क का, कौन सा रिस्क का, कि ये इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। तो इसका भी इंक्वायरी करेंगे और रीड कर लेंगे एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है सर। इंक्वायर करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे या फिर अदर रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे या फिर अदर रिव्यू प्रोसीजर्स करेंगे। तो ऑडिटर ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। सुनो मेरी बात, इसको कैसे कैसे याद रखना। देखो मैंने मिनट्स पढ़ी, मैंने मिनट्स को रीड किया, मैंने इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड किया, मैंने क्या मिनट्स को देखा, मैंने इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड किया, इन दोनों को मैंने रीड किया। तो मुझे कोई मैटर मिला जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा था। क्या मेरे को कोई मैटर मिला जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा था? तो सर फिर मैं क्या कर दूंगा, कम्युनिकेट कर दूंगा अदर ऑडिटर्स को। इधर आओ, ये रीड करना है अपने को मिनट्स और इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब मैं रीड किया तो मुझे एक ऐसा मैटर मिला जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा था, तो उसका इफेक्ट देखूंगा। ठीक है, उसके बाद में जब मुझे ये मैटर मिला तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा अदर ऑडिटर्स। सर ये अदर ऑडिटर्स कौन है? जो रिव्यू कर रहे हैं। सर ये रिव्यू कहां पर कर रहे हैं? रिपोर्टिंग एंटिटी के कंपोनेंट्स, रिपोर्टिंग एंटिटी के बच्चों को, रिपोर्टिंग एंटिटी के सब्सिडरी को, रिपोर्टिंग एंटिटी के मतलब ब्रांचेस को। अगर कोई अपना उधर भी रिव्यू चल रहा है तो उनको कम्युनिकेट कर देंगे। रीड किया मैंने मिनट्स को, मिनट्स क्या, जो मीटिंग की मिनट्स होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करूंगा। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी ऐसा मैटर मिला है जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है तो मैं उसको भी देखूंगा और कम्युनिकेट कर दूंगा अदर ऑडिटर्स को। बात खत्म, काम खत्म। और एक इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स में एक इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी किससे करनी है? मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट से करनी है। मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, सर कौन से वाला मैनेजमेंट? जो रेस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स के लिए। तो साहब इधर देखो, रीड किया मिनट्स और इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा मैटर मिला जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा अदर ऑडिटर्स को जो मेरा रिपोर्टिंग एंटिटी के कंपोनेंट्स का रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है साहब। और इंक्वायरी से मुझे याद रहेगा, इंक्वायरी करनी है मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट से जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर F&A मैटर, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स। तो देखो ना, अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाओ। पहले 2 पॉइंट से रीड करूंगा मिनट्स और रीड करूंगा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जब मैं रीड करूंगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ, अगर कोई मीटिंग हुई है अदर कमेटी के साथ, तो ये सारी चीजों को मैं रीड करूंगा। मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड करूंगा, जो मीटिंग शेयर होल्डर्स, TCWG या फिर कोई कमेटी के साथ हुई है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कोई ऐसा मैटर है जो अफेक्ट कर रहा है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है सर। फिर मैं रीड करूंगा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंसिडर करूंगा क्या कोई चीज ऑडिटर के अटेंशन में आई है जिसको ये जिसकी वजह से दैट कॉज टू बिलीव, क्या उसको बिलीव होता है कि ये इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं हुई है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंसीडर करूंगा इफेक्ट ऑफ द मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है। मैंने बोला मुझे इन दोनों को रीड किया तो एक मैटर मिला ना जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो मैं उसका इफेक्ट कंसीडर करूंगा। और ये मैटर का मॉडिफिकेशन कैसे आ रहा है सर? कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ द मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है एट द टाइम ऑफ प्रीवियस ऑडिट या फिर प्रीवियस रिव्यू। यहां पे ध्यान से देखना क्या है सर, प्रीवियस ऑडिट और प्रीवियस रिव्यू करते समय अगर कोई मैटर था जिसमें मॉडिफिकेशन आई थी, क्या वो मैटर सर कंसीडर करूंगा, वो इस कंसीडर करूंगा उस मैटर का इफेक्ट जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रही थी एट द टाइम ऑफ प्रीवियस ऑडिट और रिव्यू, और कम्युनिकेट कर दूंगा अदर ऑडिटर्स को जो परफॉर्म कर रहे हैं रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं ये इंक्वायरी कर रहा हूं एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर रिव्यू प्रोसीजर्स में कौन से प्रोसीजर्स कर रहा हूं ये देखो। फिर मैं इंक्वायरी करूंगा उन मेंबर से जो मैनेजमेंट के हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स। तो मैं उसमें क्या देखूंगा कि ये जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी होगी ये सर प्रिपेयर और प्रेजेंट हुई है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। क्या इस इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई यूएम में मतलब अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या जो हमें पता है? तो वेदर द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन एनी नॉन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। और उसके बाद में मैं देखूंगा चेंज, क्या अगर कोई मेथड्स में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज हुआ है, मैं देखूंगा चेंज हुआ है क्या कोई कमिटमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस में, और मैं देखूंगा क्या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ इन सारी चीजों के बारे में मैनेजमेंट से, वो मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट से जो रेस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स के लिए।
तो क्या ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर और प्रेजेंट हुआ इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या, चेंजेस हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स में, चेंजेस हुए कमिटमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में, चेंजेस हुए कंटीजेंट लाइबिलिटीज में, ठीक है सा, या फिर कोई नया ट्रांजेक्शन हुआ है। पॉइंट नंबर डी, क्या कोई नया ट्रांजेक्शन हुआ है जिसकी वजह से एप्लीकेशन ऑफ नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाना पड़ा है, या फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है जो अप्रोप्रिएटली अकाउंट और डिस्क्लोज हुआ है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। तो इन सारे चीजों को इंक्वायरी करूंगा। सर ये याद कैसे रखूंगा, बनाओ डब्बा और उसके ऊपर लिखो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डब्बे में लिखा और इसका मतलब ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर और प्रेजेंट होगा इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और इसमें देखो क्या कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या, ये नॉन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या, देखो। उसके बाद में मैंने बोला इस इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन ही होंगे ना, तो क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से आपको नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाना पड़ा, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है कौन सा आरपीटी वाला जो अप्रोप्रिएटली अकाउंट या डिस्क्लोज होना चाहिए। फिर मैंने ये नीचे बनाया, क्या बनाया सर, ये चेंज का साइन बनाया, ऐसा चेंज हो रहा है। तो सर ये चेंज क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड में चेंज, कंटीजेंट लायबिलिटी में चेंज, कमिटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में चेंज। इन सारी चीजों के बारे में आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से। कौन से मैनेजमेंट से सर, वो मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट से जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मैटर्स के लिए। सर गोइंग कंसर्न असेसमेंट इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, क्या अपना असेसमेंट चेंज किया क्या गोइंग कंसर्न से। सर जो अपना आपने असेसमेंट करते हो ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, उसके बारे में क्या करोगे, इंक्वायर करोगे, क्या आपने ये असेसमेंट चेंज किया है क्या। अगर कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन है जिसकी वजह से डाउट होता है कि एंटिटी की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट। आपका प्लान क्या है, क्या आपके ये प्लान फिजिबल है और इसका आउटकम क्या है। अगर जो इसका आउटकम है आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी क्या, तो मैनेजमेंट से मैनेजमेंट प्लान क्या है। ऐसे 570 में बहुत बार पढ़ चुके हैं ये लाइन। उनका प्लान ये फिजिबल है कि नहीं है और क्या इसका आउटकम सिचुएशन को इंप्रूव कर देगा। कंसीडर करो एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि ये जो डिस्क्लोजर हुए हैं एडिक्वेट हुए हैं कि नहीं हुए। डाउटफुल इवेंट जिसकी वजह से, सर डाउटफुल इवेंट जो एग्जिस्ट करते थे कब सर, एट द डेट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आपने आइडेंटिफाई कर दिए सर कोई ऐसे डाउटफुल इवेंट्स एग्जिस्ट करते थे कब, एट द डेट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आपको क्या हुआ है सर, आइडेंटिफाई हुआ है। क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि कोई डाउटफुल इवेंट एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग द रिव्यू, आपको आइडेंटिफाई हुआ है। तो आप क्या करोगे, फिर आप इंक्वायरी करोगे साहब, इधर रिव्यू में इंक्वायरी करोगे। मैनेजमेंट आपका प्लान क्या है फ्यूचर एक्शन के लिए, कि आप लिक्विडेट कर दोगे एसेट्स, पैसे और ले आओगे, या रिस्ट्रक्चर कर दोगे अपने डेब्ट्स को, या फिर उसके बाद ये मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया फिजिबल है कि नहीं, और बनाए तो इससे सिचुएशन और हालात इंप्रूव हो जाएंगे। ये सारी चीजों के बारे में इंक्वायर करेंगे, ठीक है साहब। देखो आपको फिर से बता देता हूँ, गोइंग कंसर्न असेसमेंट में इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट, भाई आपने असेसमेंट में कोई चेंज किया गया, कौन सा असेसमेंट, एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आपको डाउट है क्या, अगर इवेंट को ऐसे इवेंट्स और कंडीशन हो रहे हैं जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो इंक्वायर करो मैनेजमेंट आपका प्लान क्या है, वो फिजिबल है क्या वो प्लान, और उसका आउटकम क्या है, और ये सबका चीजों का डिस्क्लोजर होना चाहिए एडिक्वेटली इन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई डाउटफुल इवेंट्स एग्जिस्ट करता है एट द डेट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर कोई ऐसा डाउटफुल इवेंट आपको आइडेंटिफाई हुआ है रिव्यू प्रोसीजर के दौरान, तो इस केस में अभी आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट आपका प्लान क्या है फ्यूचर एक्शन के लिए, जैसे कि लिक्विडेट करोगे एसेट्स, रीस्ट्रक्चर करोगे अपने डेट्स, या फिर बोरो कर लोगे मनी, और ये मैनेजमेंट प्लान जो बने हैं वो फिजिबल है कि नहीं, और क्या इनसे आपके हालात बदल जाएंगे, आपके सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगे, एंड विल इट इंप्रूव दिस सिचुएशन। वेरी इजी वेरी सिंपल। सर कम्युनिकेशन करना है, अगर जब ऑडिटर रिव्यू कर रहा था उसके अगर कोई ऐसा मैटर आया जिसकी वजह से उसको लगता है कि मटेरियल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मटेरियल एडजस्टमेंट कहां पे करना पड़ता है, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में करना पड़ता है, तो ये मैटर को कम्युनिकेट करो एज सुन एज प्रैक्टिकेबल टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिस्पॉन्स नहीं करता तो इन्फॉर्म करो टीसीडब्ल्यूजी को। सर मैं कम्युनिकेट करूं ओरल में, राइटिंग में, क्या टाइमिंग होना चाहिए कम्युनिकेशन का, ये सारे मैटर अफेक्ट सर ये कम्युनिकेट करूं ओरल या राइटिंग में, ये अफेक्टेड किससे होगा सर, नेचर क्या है मैटर का, कैसा मैटर है उसका, कौन सा टाइप का मैटर है, सेंसिटिविटी मैटर की कैसी है, और उसका इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस कैसा है मैटर का, ये सारी चीजें मैं ध्यान रखूंगा। और अगर मैं ओरली कम्युनिकेट करता हूं तो मैं एक डॉक्यूमेंट कर लूंगा इस कम्युनिकेशन को। अगर टीसीडब्ल्यूजी रेस्पॉन्ड नहीं करता है विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मेरे को मटेरियल एडजस्टमेंट करनी थी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो मैंने ये मैटर को कम्युनिकेट कर दिया किसको, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता, मैंने टीसीडब्ल्यूजी को बताया, टीसीडब्ल्यूजी भी रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं कर दूंगा, एक सेकेंड, अगर मैनेजमेंट को मैंने इन्फॉर्म किया
मैं और मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं टीसीडब्ल्यूजी को बता दूंगा, टीसीडब्ल्यूजी को ने भी बताने के बाद में रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं देखूंगा क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई, मैं पॉसिबिलिटी देखूंगा कि विड्रॉ कर सकता हूँ क्या, क्या मैं पॉसिबिलिटी देखूंगा कि मैं रिजाइन कर सकता हूँ। किस चीज पे रिजाइन करेगा भाई साहब, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो बन चुकी होगी, तो सर मैं ये देखूंगा क्या मैं रिजाइन कर सकता हूँ फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनो, मैं यहाँ क्वार्टरली जो रिव्यू कर रहा हूँ पर मैं ही इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट भी दूंगा, तो मैं क्या जो अपॉइंटमेंट हुआ है टू दी ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां से रिजाइन कर सकता हूं क्या। अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा मिस स्टेटमेंट और देखना पड़ेगा जो ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या मटेरियल है हमारे इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि मटेरियल एडजस्टमेंट इसके लिए करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर आपको लगता है मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स, भाई साहब आपने जो डिस्क्लोजर्स किए वो इनएडिक्वेट है, इधर देखो मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, इन सबको आप इवेल्युएट करोगे और डिटरमाइन करोगे क्या मटेरियल एडजस्टमेंट जरूरी है क्या, किसके लिए कि ये भाई साहब इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बनी है प्रिपेयर्ड हुई है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज करेगा ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट जब इवेल्युएट करेगा मटेरियलिटी ऑफ एनी मिस स्टेटमेंट। सर मैं देखता हूं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट फ्री के हैं, 240 की चीज, 250 की चीज और 560, ये तीनों चीजों को डिस्क्लोज करना है। 240 स्टैंडर्ड में अपने पढ़ा था फ्रॉड, तो क्या मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे क्या उसने डिस्क्लोज कर दिया है ऑल दी सिग्निफिकेंट फैक्ट जो रिलेट करता है फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड जो मैनेजमेंट को नोन है, नोन टू दी मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया ऑडिटर को एक्चुअल या कोई भी पॉसिबल नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया ऑडिटर को सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट 240 250 और 560। अगर आपको स्टैंडर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको सारे स्टैंडर्ड्स याद है तो आपने मेरी क्लास ले रखी है। इट एक्नोलेज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी मानता है ना, मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिजाइन करना इंप्लीमेंट करना इंटरनल कंट्रोल की, तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्नोलेज करता है। इसके रिगार्डिंग भी हम लोग ले लेंगे मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन क्या लेंगे, ये जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी और प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, तो सर ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रिपेयर हुआ और प्रेजेंट हुआ इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुआ, इसकी भी जिम्मेदारी, इसकी भी अपन क्या ले लेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। और मैनेजमेंट करता है क्या, असेसमेंट ऑफ रिस्क, अपन ने पढ़ा था, तो उस रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क भी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज कर, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है, इस चीज का भी अपन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, पॉइंट डी। तो आप देखो 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया डिजाइन इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ये बनाना क्या इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये जिम्मेदारी किसकी, ये भी मैनेजमेंट की। और उसके बाद में मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक असेसमेंट किया है, मैनेजमेंट असेसमेंट किया रिस्क का, वो रिजल्ट भी डिस्क्लोज होना चाहिए, जो असेसमेंट किया रिस्क का उसका रिजल्ट डिस्क्लोज होना चाहिए ऑडिटर का, तो ये तीनों जिम्मेदारी थी मैनेजमेंट की, तो इस चीज के लिए आप रिप्रेजेंटेशन ले लोगे। बाकी 240 और 250 और 560 का आपको क्या लेना है कि उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, इन चीजों के लिए आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन, आपके साथ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन चिपकाई हुई है, ऑडिटर का क्या है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपका इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कोई अदर इन्फॉर्मेशन चिपकाई हुई है, तो एक बात सुनो, रीड करो वो अदर इन्फॉर्मेशन जो एकम्पनी की गई है आपके इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपको कंसिडर करना है क्या वो सच इन्फॉर्मेशन में आपने देखा ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये अदर इन्फॉर्मेशन, तो इनके बीच में क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंटी है, वेदर एनी सच इन्फॉर्मेशन इज मटेरियली इनकंसिस्टेंट, भैया कुछ चीजें अलग है, मटेरियल इनकंसिस्टेंट है, किससे सर, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। और अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो कंसीडर करो भैया अमेंडमेंट किस में करना है, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में या अदर इन्फॉर्मेशन में। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो कंसीडर करो कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन नीड टू बी अमेंडेड, तो अगर आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है, अमेंडमेंट किस में, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में या अदर इन्फॉर्मेशन में। अगर आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में और मैनेजमेंट मना कर देता है, मैनेजमेंट रिव्यू रिपोर्ट तो मैं ही दूंगा ना, तू मना क्यों कर रहा है, कर ले मना, मैं अपना रिपोर्ट में देख लूंगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर कर लेगा इंप्लीकेशन फॉर दी रिव्यू रिपोर्ट। सर अदर इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट करना और मैनेजमेंट मना कर रहा है तो ऑडिटर कंसीडर कर लेगा इसको भी इंक्लूड करना है अपने रिव्यू रिपोर्ट में, क्या करेगा वो एडिशनल पैराग्राफ डाल देगा और डिस्क्राइब कर देगा इस मटेरियल इनकंसिस्टेंसी को, और अदर एक्शन भी ले सकता है, जैसे कि विथहोल्ड ही कर दे, बोला भैया अदर इन्फॉर्मेशन ठीक कर वरना मैं रिपोर्ट ही नहीं दूंगा रिव्यू रिपोर्ट, या फिर मैं विड्रॉ कर लूंगा। देखो विथहोल्डिंग द इशुएंस ऑफ रिव्यू रिपोर्ट या फिर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। वी आर डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताया ना इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, हाँ तो ये सब नोट डाउन होना चाहिए आपकी किताब में, कॉपी में,
ठीक है। अगर आपका डिपार्चर हुआ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हम भाई साहब रिव्यू कर रहे हैं इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जो परफॉर्म करेगा आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए। अगर उससे डिपार्चर हुआ है, अगर ऑडिटर को बिलीव है कि ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज या मे बी मटेरियली अफेक्टेड, किससे, बाय डिपार्चर ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं हुआ है, तो क्या होगा सर, मैनेजमेंट अगर उसको ठीक नहीं करता है तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके एफआरएफ के हिसाब से होनी चाहिए। अगर उसके हिसाब से नहीं है, मटेरियली अफेक्टेड है या फिर मे बी मटेरियली अफेक्टेड, तो मैनेजमेंट, और फिर मैनेजमेंट को बोलेंगे ठीक कर, मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम लोग कर देंगे मॉडिफाई रिव्यू रिपोर्ट को। जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि नेचर ऑफ डिपार्चर क्या है और इफेक्ट क्या है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमने मॉडिफाई कर दी तो हम लोग नेचर ऑफ डिपार्चर और इफेक्ट क्या होगा इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, वो अपन क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन में डिस्क्राइब करेंगे। अगर ऑडिटर को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इफ इन्फॉर्मेशन दैट ऑडिटर बिलीव, ऑडिटर क्या बिलीव करता है कि भैया एडिक्वेट डिस्क्लोजर के लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है और ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड। लाइन देखो, घबराना मत, मैं इधर उधर से कुछ नहीं बोलता हूं। If information that auditor believe is necessary for adequate disclosure is not included in the interim financial information, तो क्या होगा, मॉडिफाई कर देंगे रिव्यू रिपोर्ट और इंक्लूड कर देंगे नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन रिव्यू रिपोर्ट। अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो रिव्यू रिपोर्ट का, तो सर आप क्वालिफाइड कंक्लूजन भी दे सकते हो, दूसरे कंक्लूजन भी दे सकते हो, तो उसमें आप ऐड कर देना एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। और जो कंक्लूजन दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफाइंग कंक्लूजन दे रहे हो, तो क्वालिफाइंग कंक्लूजन्स, ठीक है। अगर कोई इफेक्ट ऑफ डिपार्चर ऐसा है जो मटेरियल है और परवेसिव है, और अगर आप कंक्लूड करते हो क्वालिफाइड कंक्लूजन एडिक्वेट नहीं है, तो आप एक्सप्रेस करोगे एडवर्स कंक्लूजन्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है, तो आप क्वालिफाइड कंक्लूजन्स या फिर एडवर्स कंक्लूजन दे सकते हो। दो ही तो केस है अपने पास। और जब आप ये मॉडिफिकेशन करो तो नेचर ऑफ डिपार्चर बता देना और इफेक्ट्स बता देना, और जो जो भी है क्वालिफाइंग कंक्लूजन है या एडवर्स कंक्लूजन है, उसको आप क्या करोगे, एक्सप्लेन भी करोगे एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में, ठीक है साहब। अभी सर अपन ने क्वालिफाइंग देख ली और अपना एडवर्स देख लिया, तो सर डिस्क्लेमर भी तो बचा है। तो सर लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पर अगर आप लिमिटेशन लगाते हो, अगर, तो एक बात याद रखो, अगर आपने अभी तक एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया है और फिर भी आपको लग रहा है कि आप अपना एंगेजमेंट कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पर ये लोग लिमिटेशन डाल देंगे, लिमिटेशन आपके स्कोप में ही डाल देंगे, तो एक्सेप्ट ही मत करो ना। ऑडिटर डज नॉट एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट इफ द सर्कमस्टांसेस, हालात और ऐसे ऐसे हालात इंडिकेट करते हैं कि भैया यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल बी अनएबल टू कंप्लीट, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे रिव्यू बिकॉज देयर विल बी द लिमिटेशन ऑफ स्कोप इंपोज बाय द मैनेजमेंट। अगर आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट मैनेजमेंट इंपोज कर देता है लिमिटेशन ऑन स्कोप, तो रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट हटाओ ना, ये रिमूव कर दो ना लिमिटेशन को। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो कम्युनिकेट कर दो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि भैया ये रिव्यू कंप्लीट नहीं हो सकता, ये इसके कारण बता दो, रीजंस व्हाई दिस रिव्यू कैन नॉट बी कंप्लीटेड। आप एक लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा रहे हो, हम काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा सर, और क्या करेंगे, और हमारा फेवरेट डिस्क्लेम कर देंगे हमारा कंक्लूजन्स को और प्रोवाइड कर देंगे इन रिव्यू रिपोर्ट कारण, कारण मतलब रीजंस कि ये रिव्यू क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। क्वालिफाइड समझ लिया, एडवर्स समझ लिया, और लिमिटेशन ऑन स्कोप में डिस्क्लेम कर देंगे, ठीक है सर। मेरा फेवरेट गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। सुनो सर, गोइंग कंसर्न ऐसे 570 में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, वो चीजों को याद करते। अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका इनअप्रोप्रिएट है तो आप एडवर्स ओपिनियन देते हो। अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका अप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो ये नीचे वाला ट्रीटमेंट, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो ये नीचे वाला ट्रीटमेंट। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है ही नहीं तो भाई साहब या तो क्वालिफाइड देंगे या एडवर्स ओपिनियन देंगे, ये तो बात अपने ऑडिट में हो गई। तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है मटेरियल अनसर्टेनिटी का हमारे रिव्यू रिपोर्ट में, तो क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन देंगे। इधर आओ, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और ये एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं की गई है आपके इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, तो आप एक्सप्रेस कर दो क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन। कोई दिक्कत नहीं है साहब। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं हुआ है तो क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन कर दो। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया गया है किसके बारे में, मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप क्या करोगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो। क्या दे दोगे साहब, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दोगे। और एक सेपरेट सेक्शन में क्या डाल दोगे भैया, एक सेपरेट सेक्शन बनाते हैं ना गोइंग कंसर्न का, वही एक सेपरेट सेक्शन बना देना अनमोडिफाइड ओपिनियन, और एक सेपरेट सेक्शन डाल देना और जिसका हेडिंग होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न या गोइंग कंसर्न डाल के आप उसको गोइंग कंसर्न वाला एडिक्वेट डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब ठीक है, तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन की बात कहां से आई।
गोइंग कंसर्न खतरे में माना मैंने, गोइंग कंसर्न इनकी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, पर उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है, तो मॉडिफाई अपना कर दोगे क्या ओपिनियन? नहीं कर सकते, अनमोडिफाइड ही जाएगा अपना ओपिनियन, और सेपरेट सेक्शन डालोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। एक सेपरेट सेक्शन में गोइंग कंसर्न वाले में जो 700 में एलिमेंट पड़े रिपोर्ट के, उसमें गोइंग कंसर्न होगा, और ये गोइंग कंसर्न वाला अपन बता देंगे भैया डिस्क्लोज है, पर यहां ध्यान दो, ठीक है। तो सर अब रिव्यू रिपोर्ट में क्या करेंगे? रिव्यू रिपोर्ट में कहता है कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न और एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, मैंने एकदम सेम लाइन बोली है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है आपके इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, तो ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा रिव्यू रिपोर्ट, और कैसे मॉडिफाई करेगा? बाय एडिंग ईयूएमपी। इस केस में, ऑडिट के केस में, ऐसे 570 में अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, सर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा, और एक सेपरेट सेक्शन में गोइंग कंसर्न वाले में ये चीज अपन बताते हैं। पर यहाँ पर हम लोग करेंगे मॉडिफाई रिव्यू रिपोर्ट अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तब भी, और ये रिव्यू रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन कैसे आएगा? बाय एडिंग ईओएमपी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। समझ में आया तो आप बहुत होशियार, समझ में आया तो मैं भी बहुत होशियार, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है साहब, ये अपने कॉपी में आपको आपने मेरे से ऐसे 570 पढ़ा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो ये वाली चीज आपको मैंने ऐसे 570 में पढ़ाई, अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैंने अभी इधर पढ़ाई, पर इसको लिख लेना। क्या अब आपको सारा गोइंग कंसर्न का समझ में आ गया कि ऑडिट में भी क्या करेंगे, रिव्यू रिपोर्ट में भी क्या करेंगे, ठीक है। रिव्यू रिपोर्ट में सेम ही तो करेंगे, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया ही नहीं है मटेरियल अनसर्टेनिटी का तो क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन जाएगा। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया है मटेरियल अनसर्टेनिटी का आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाता है, और एक सेपरेट सेक्शन गोइंग कंसर्न का जाता है। लेकिन रिव्यू रिपोर्ट में क्या होगा साहब, रिव्यू रिपोर्ट में मॉडिफाई करेंगे हमारा रिव्यू रिपोर्ट में, और उसमें ईओएमपी में उसको मॉडिफाई करेंगे। ऑडिटर मॉडिफाई रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएमपी, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है साहब। अगर ऑडिटर का रिव्यू रिपोर्ट जो प्रायर ऑडिट रिपोर्ट था या रिव्यू रिपोर्ट था वो क्या है, मॉडिफाइड है, कैसे? यूएमपी डाल के मॉडिफाई किया होगा ना, अगर रिव्यू रिपोर्ट पुराना पिछले साल का मॉडिफाई किया होगा, तो सर उसने भी क्या किया, इसको एक बार हटा देते हैं ना। अब आओ, ऑडिटर ने क्या किया, मॉडिफाई किया प्रायर ऑडिट रिपोर्ट, प्रायर ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट को मॉडिफाई किया बाय एडिंग एन ईओएमपी, जिसमें आपने हाईलाइट किया मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट होता है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, और वो मटेरियल अनसर्टेनिटी आपने पिछले साल मटेरियल अनसर्टेनिटी की वजह से अपनी रिव्यू रिपोर्ट को मॉडिफाई किया बाय एडिंग एन ईओएमपी, और इस साल भी वो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे ना। मॉडिफाई कर दो रिव्यू रिपोर्ट ऑन करंट इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय एडिंग अ पैरा टू हाईलाइट दी कंटिन्यूड मटेरियल अनसर्टेनिटी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, नहीं आया तो अब मुझसे पूछ सकते हो, आ गया होगा, कोई टेंशन वाला कोई भारी नहीं है। अदर कंसिडरेशन, सुनो सर, आपको रिव्यू रिपोर्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब सर एक बात बताओ, जब आप एक इंगेजमेंट कर रहे हो तो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ले लो कि भैया कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आप इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालोगे, या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा, उसमें आप ये लिखते हो कि ये लिखते हो कि सच, आप इंडिकेट करते हो, क्या इंडिकेट करते हो कि ये इन्फॉर्मेशन रिव्यू की गई है द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, तो उस रिव्यू रिपोर्ट में आप क्या करो, उसमें रिव्यू रिपोर्ट भी डालना। फिर से सुनो, आपको इंक्लूड करनी है रिव्यू रिपोर्ट। क्या करनी है साहब, आपको इंक्लूड करनी है रिव्यू रिपोर्ट, इंक्लूड करनी है रिव्यू रिपोर्ट। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में आप मैनेजमेंट के साथ जब एग्रीमेंट करोगे तो उसमें अगर आप लिख लेना कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आप इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालते हो और ये इंडिकेट करते हो कि ये इन्फॉर्मेशन रिव्यू की गई है, तो रिव्यू रिपोर्ट तो डालना ही ना, तो रिव्यू रिपोर्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो हम लीगल एडवाइस कंसीडर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम सीख करेंगे लीगल एडवाइस, और ये जो हमें असिस्ट करेगी वो एडवाइस है हमें क्या चीज में असिस्ट करेगी कि हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उससे हम वो डिटरमाइन कर लेंगे। अगर आपने मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू की है, आपने कहा कि भाई साहब मॉडिफाइड रिपोर्ट है, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू हुआ और मॉडिफाइड रिपोर्ट गई, आपकी रिव्यू मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट भी आप उसके साथ नहीं दे रहे हो, किसके साथ, आपके इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ, जहां पर आपकी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गई है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिव्यू गई है या फिर उसमें अटैच की गई है, बट आपका क्या, ये रिव्यू रिपोर्ट साथ में नहीं गई, मॉडिफाइड रिपोर्ट साथ में नहीं गई, तो ऑडिटर ने अगर इशू की है मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट और मैनेजमेंट इशू करता है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट इंक्लूडिंग दिस मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट, उस डॉक्यूमेंट में जिसमें इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें आपने क्या नहीं डाला, मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट नहीं डाला, तो हम लेंगे लीगल एडवाइस और डिटरमाइन करेंगे कि अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग लिखा है, कहां से रिजाइन करोगे,
ये रिव्यू रिपोर्ट तो आपने दे दी, रिजाइन कहाँ से करो? मैंने आपको बताया था ये वो ऑडिटर है जो आपके एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करता है, और आपका वही ऑडिटर रिव्यू करता है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। तो वो देखेगा क्या मैं अभी रिजाइन कर सकता हूँ, क्या मेरे कोई पॉसिबिलिटी है रिजाइनिंग फ्रॉम दी ऑडिट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सुनो, कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आप जो बना रहे हो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसमें कंडेंस सेट है, मतलब समराइज्ड है सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो डाली नहीं है। उसमें क्या डाला हुआ है सर? आपने एक्सप्लेन किया उन इवेंट्स के बारे में और उन चेंजेस के बारे में जो सिग्निफिकेंट है, जो एंटिटी में चेंजेस हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स में चेंजेस हुए और जो परफॉर्मेंस है एंटिटी को, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप देखो, लिस्टेड कंपनीज के केस में आप ये प्रिज्यूम करते हो कि जो यूजर्स होंगे इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, उनको लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो एक्सेस होगा। पर लिस्टेड कंपनीज का सर्कमस्टेंसेस हटा दो, कोई दूसरा सर्कमस्टेंसेस है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा कि भैया ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या कोई स्टेटमेंट इंक्लूड करना है, जिसमें हम लोग ये लिखेंगे कि भैया ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रीड करना है इन कंजंक्शन, मतलब साथ में किसके? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हो, इन एब्सेंस ऑफ सच स्टेटमेंट, तो कंसीडर करो वेदर विदाउट रेफरेंस टू द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विदाउट रेफरेंस टू द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है या फिर, और एक सेकेंड, अगर आपने स्टेटमेंट में नहीं डाला, क्या क्या नहीं डाला, आप इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस कर लो। क्या डिस्कस करो कि अगर ये भैया लिस्टेड वाला हटाओ, लिस्टेड वाले केस में क्या होता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब जो जारी है उन यूजर्स को एक्सेस होगा आपके लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, उसके अलावा कोई अदर सर्कमस्टेंसेस में। तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से क्या हमें जरूरत है किस चीज की, कि इस इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम एक स्टेटमेंट डालें जिसमें हम ये लिखें कि ये इंटरिम फाइनेंशियल इज टू बी रेड किसके साथ? इन कंजंक्शन विद द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा स्टेटमेंट का एब्सेंस है, मतलब नहीं डाला है, इन एब्सेंस ऑफ सच स्टेटमेंट कंसीडर करो विदाउट द रेफरेंस, जो आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो किसका? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रेफरेंस नहीं दे रहे हो, क्या उसकी वजह से ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, ये और क्या इसका इंप्लीकेशन हो सकता है रिव्यू रिपोर्ट में, वो आप देखो। ठीक है साहब, बहुत इजी था, इसको आप ऐसा वो मत लेना, ठीक है। ये कुछ अदर कंसीडरेशन थे जो अपन ने कंप्लीट किए। ऑडिटर रिपोर्ट टाइटल जाएगी, किसको एड्रेस करना है वो आइडेंटिफाई करो। ये जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसका आप रिव्यू करोगे, कौन सा डेट है और कौन सा पीरियड है जो कवर्ड किया गया है इस इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के द्वारा। स्टेटमेंट की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसके हिसाब से? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। एक स्टेटमेंट डालोगे कि ऑडिटर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सप्रेस करेगा कंक्लूजन ऑन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक स्टेटमेंट डालोगे ये जो रिव्यू हुआ इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410 हुआ है। एक स्टेटमेंट डालोगे ये रिव्यू क्या सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप है देन दी ऑडिट, और इसमें कोई ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। एक कंक्लूजन डालो, क्या क्या कोई ऑडिटर किसी मैटर का वेदर एनीथिंग हैज कम टू दी ऑडिटर अटेंशन, क्या कोई ऐसा ऑडिटर के अटेंशन में आया, वेदर एनीथिंग हैज कोई ऐसी चीज जो ऑडिटर के अटेंशन में आई जिसकी वजह से वो ये बिलीव करने पे मजबूर हो गया, विच कॉजेस टू बिलीव, क्या बिलीव कि ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर डज नॉट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल द मटेरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब क्या कोई ऐसा मैटर हो या फिर कोई ऐसी चीज उसके सामने आई ऑडिटर के अटेंशन में आई जिसकी वजह से उसको ये बिलीव होता है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू ही नहीं है या फिर ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं हुई है फेयरली हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। डेट डाल दो रिपोर्ट में, प्लेस ऑफ सिग्नेचर डाल दो और ऑडिटर का सिग्नेचर और मेंबरशिप नंबर डाल दो। DPS, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर, ये रिपोर्ट के एलिमेंट्स भी अपन ने कंप्लीट किया। इसके साथ आपका SRE 2410 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।